हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास। कल के लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में जो भी हमने कल फंडामेंटल्स सीखे थे वो आज के लेक्चर में बहुत काम आने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले आपको समझना है केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है। केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल्स, मतलब रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके O2 प्लस H2 रिएक्ट करके क्या बना रहा है, H2O। दिस इज़ द केमिकल कॉम्बिनेशन। ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो केमिकल हैं और ये कंबाइन होकर क्या बना रही हैं, H2O बना रही हैं। देन दिस इज़ द केमिकल रिएक्शन। क्या है ये, केमिकल रिएक्शन। तो कुछ भी इस अर्थ पर या इस नेचर पे होने वाली जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो कुछ ना कुछ लॉज को फॉलो करती हैं और उन्हीं लॉज के अकॉर्डिंग ये जो रिएक्टेंट हैं या केमिकल्स हैं वो कंबाइन होते हैं। तो इस टॉपिक में हम आज उन्हीं लॉज के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारे पास, सबसे पहले जो लॉ है हमारे पास नंबर 1, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये मास कल हमने इसी चीज़ को निकालना सीखा था। जैसे कि ऑक्सीजन का एटॉमिक, ऑक्सीजन इज मॉलिक्यूल, 2 एटम से मिलकर बनी हुई चीज़ क्या कहलाती है, मॉलिक्यूल। तो इस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, 1 ऑक्सीजन का होता है। एटॉमिक नंबर कितना है, 8। तो 2 × 8 ये 1 ऑक्सीजन का हुआ, तो 2 ऑक्सीजन का कितना हुआ, 2 × 16, तो कितना हो गया 32। तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है, 32। तो कल हमने यही निकालना सीखा था। आज वो क्या बोल रहा है हमसे, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमसे क्या बोल रहा है कि जब भी कोई रिएक्शन होती है, कोई सी भी रिएक्शन, A इज़ रिएक्टिंग विद B एंड इट इज़ फॉर्मिंग C। ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है। तो जब भी कोई रिएक्शन होती है तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है, तो यहाँ पर 2 साइड हो गई। ये कौन सी, RHS और ये LHS। ठीक है, तो RHS में जितने भी मॉलिक्यूल होंगे वो किसके बराबर होंगे, LHS के बराबर ही होंगे। मतलब जितने इधर हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स या एटम्स इधर होने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ भी चीज़ है, अगर हमारे पास यहाँ पर क्या है, 10 है मॉलिक्यूल्स और इधर कितने रह गए, 9। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक जो मॉलिक्यूल है वो क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। अगर हमारे पास इधर 10 है और इधर कितने हो गए, 11। ठीक है, तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल हमारे पास एक्स्ट्रा कहीं से क्रिएट हो गया, जबकि ऐसा कभी भी नहीं होता है। अगर इधर 10 है तो इधर भी कितने रहने चाहिए, 10। ऐसा क्यों, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ना तो कोई एटम क्रिएट किया जा सकता है और ना ही कोई एटम डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, neither atom can be created nor destroyed according to this law। इसलिए केमिकल रिएक्शन क्या करते हैं, हम बैलेंस करते हैं। जैसे कि H2 प्लस O2 is combining to form H2O, then here 2 hydrogen atom is present, here 2 hydrogen atom is present, it is balanced already here। Now see at the ऑक्सीजन 2 और यहाँ पर कितना है, 1। देन वी हैव टू मेक दिस ऑक्सीजन डबल। हम इसको डबल करने के लिए क्या करेंगे, आगे 2 लगा देंगे। अब ऑक्सीजन हमारे पास कितना हो गया, 2, और इधर भी कितना हो गया, 2। लेकिन हाइड्रोजन देखिए, 2 2 जा 4। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन, और इधर कितने हैं, 2 हाइड्रोजन। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम इसको भी आगे क्या लगा देंगे, 2। ऐसा क्यों कर रहे हैं, अब देखिए आप कि जितने इधर एटम हैं उतने ही इधर रहने चाहिए, दोनों क्या रहने चाहिए, इक्वल। तो अब देखिए हाइड्रोजन कितने हो गए, 4,
और इधर ऑक्सीजन कितने हैं 2, इधर हाइड्रोजन कितने हैं 4, ऑक्सीजन कितने हैं 2, इक्वल हो गए। ठीक है, इसी वजह से हम क्या करते हैं केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो ये वाला जो लॉ है वो हमारा जो दिया था वो किसने दिया था, लुइवियर ने दिया था, जिनको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब मास क्या रहता है, बराबर रहता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। अब नेक्स्ट लॉ आता है हमारे पास, नेक्स्ट लॉ आता है हमारे पास नंबर 2 लॉ इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन और डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और डेफिनेट प्रोपोर्शन हमसे क्या बोलता है, जैसे कि इसके पहले वाली यही रिएक्शन हम दोबारा लेते हैं, H2 + O2, तो क्या बन गया हमारे पास H2O। ये दोनों क्या हैं, गैसेस, ये दोनों गैसेस मिलकर किसका फॉर्मेशन कर रही है, H2O का। तो अब H2O मतलब वाटर। ठीक है, अब ये वाटर जो है इसका ये क्या कहता है, यहाँ पर बैलेंस कर लीजिए 2 और ये 2, इसका मतलब क्या हुआ, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन क्या बना रहा है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O बनाएगा। ये जो रेशो है 2:1, ये रेशो कभी भी चेंज नहीं होता है, चाहे ये वाटर जो है वो हमारे इंडिया का लिया जाए या अमेरिका का लिया जाए या न्यूजीलैंड का लिया जाए, किसी पॉन्ड से लिया जाए या किसी रिवर से लिया जाए या किसी सी से लिया जाए, कहीं से भी ये वाटर ले लीजिए, उनका रेशो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। इसका मतलब किसी भी प्रोडक्ट को बनने के लिए जो रिएक्टेंट होते हैं वो डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं। यही क्या है हमारे पास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट मतलब फिक्स, हमेशा कोई सी भी रिएक्शन हो, कहीं भी हो, किसी भी सोर्स में हो, उनका जो रिएक्टेंट जो है उनका जो प्रोपोर्शन होगा वो क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है। ठीक है, जैसे कि अगर ले हम N2 + H2 क्या मिलकर बना रहा है, NH3, 2 और यहाँ पर क्या लग गया 3, 1:3:2NH3। ये जो रेशो है यही रहेगा। अमोनिया बनाने के लिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशो यही रहेगा, चाहे ये रिएक्शन कहीं भी हो रही हो, चाहे हम लैब में करवाएं या नेचर में करवाएं या हम किसी भी जगह करवाएं, किसी भी सोर्स में करवाएं, कहीं भी करवाएं। ठीक है, तो ये रिएक्शन में जो रेशो है वो सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसी को अपन क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास लॉ आता है, नेक्स्ट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। सबसे पहले इस लॉ के लिए आपको ध्यान रखना है, इट इज़ अप्लाई ऑन द 2 एलिमेंट्स। किसके ऊपर अप्लाई होता है, 2 एलिमेंट्स के ऊपर ही ये वाला लॉ क्या होता है, अप्लाई होता है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है हमसे, ये वाला लॉ हमसे क्या बोलता है कि इन अ प्योर केमिकल कंपाउंड, किसी भी प्योर केमिकल कंपाउंड में जो कॉम्बिनेशन होता है एलिमेंट्स का वो हमेशा फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ही होता है। ठीक है, ये तो क्या हो गया, ये तो हमारे पास इसके पहले वाला जो लॉ था वो ये बोलता है कौन सा, कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये हमसे क्या बोलता है कि 1 एलिमेंट कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ अदर। जब भी हम क्या करेंगे, ये जो 2 एलिमेंट्स हैं जैसे कि H2 + O2 2 एलिमेंट पर अप्लाई हो रहा है, तो 2 एलिमेंट कौन कौन से ले लिए हमने, H2 and O2। प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, H2O। अब हो सकता है कि ये दोनों एलिमेंट ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक और रिएक्शन सेम है, तो हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, रिएक्शन 2 हैं, एलिमेंट क्या हैं, सेम ही हैं, तो यहाँ पर हम क्या कर दें, एक एलिमेंट के मास को क्या कर दें, फिक्स कर दें। तो यहाँ पर देखो एक एलिमेंट के मास को प्रोडक्ट में क्या हो गया, फिक्स हो गया। 2 हाइड्रोजन इधर काम आ रहे हैं, 2 हाइड्रोजन ही इधर काम आ रहे हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन का जो ये दोनों अपन ने क्या कर दिए, फिक्स। तो इन दोनों रिएक्शन में इन दोनों इस एलिमेंट का जो रेशो होगा वो क्या होना चाहिए,
मल्टीपल प्रोपोर्शन, सिंपल मल्टीपल रेशो होना चाहिए। देखो चलो ठीक है, रेशो निकालते हैं। ये तो फिक्स हो गया, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे है, H2O एंड H2O2 से। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन देखिए कितना है, यहाँ पर ऑक्सीजन निकालिए। यहाँ पर ऑक्सीजन देखो, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन का जो मास है, एटॉमिक मास है या मॉलिक्यूलर मास है, वो एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन का 2। और इस ऑक्सीजन का कितना होता है, एक ही ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर कितना है हमारे पास, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो इसका एटॉमिक वेट होगा 16, तो 16। ठीक है, इसका निकालिए, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन का 2, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन का कितना होगा 32। तो ये तो क्या हो गया हमारे पास, फिक्स। हाइड्रोजन तो हमने क्या कर रखा था, फिक्स। तो दूसरे जो एलिमेंट का जो 2 रिएक्शन में मास होगा वो क्या आना चाहिए, सिंपल होल नंबर रेशो आना चाहिए। तो देखिए 16:2 सिंपल होल नंबर रेशो आ गया हमारे पास। सिंपल होल नंबर रेशो का मतलब क्या है, मतलब हमारा जो रेशो है वो पॉइंट में नहीं आना चाहिए। अगर डेसिमल में आता है तो सिंपल होल नंबर रेशो नहीं कहलाता। और मल्टीपल प्रोपोर्शन 1:2, 3, 4 रेशो, ये क्या है, मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो मल्टीपल प्रोपोर्शन में आएगा या सिंपल होल नंबर रेशो में आएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, थर्ड लॉ। ठीक है, सेम जो रिएक्शन है, अगर मैं दूसरा इसका एग्जाम्पल लूँ तो दूसरा एग्जाम्पल आप किसी का भी ले सकते हैं। लाइक मैं अगर ले लेती हूँ N2 + O2 मिलकर क्या बना रहा है, यहाँ पर हमारे पास बन रहा है N2O ले लीजिए। फिर N2 + O2 मिलकर क्या बना रहा है, NO बना रहा है। N2 + O2 ही मिलकर क्या बना रहा है, N2O3 बना रहा है। यहाँ पर ये इस रिएक्शन को बैलेंस कर दीजिए। ठीक है, बैलेंस तो हम मतलब यहाँ पर अगर हमारे पास एक चीज़ को हमें फिक्स करना है तो यहाँ पर भी N2 है, यहाँ पर भी N2 है, तो यहाँ पर 2NO कर दीजिए, तो ये फिक्स हो गया। अब इन रिएक्शन में अगर अपन देखें, एक को अपन ने फिक्स कर दिया, मतलब नाइट्रोजन अपन ने फिक्स कर दिया, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का रेशो आप निकाल के देखेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, एक ऑक्सीजन का 16, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन का 32, 3 ऑक्सीजन का 48, तो हमारे पास रेशो कितना आया, 1:2:3 आ गया, सिंपल मल्टीपल रेशो। तो इस तरीके से ये आपका लॉ है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। 2 एलिमेंट मिलकर अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं तो उनका जो रेशो होगा वो क्या होगा, एक एलिमेंट को फिक्स कर कर अगर दूसरे एलिमेंट का हम रेशो निकालें तो वो क्या होगा, सिंपल होल नंबर रेशो होगा। ठीक है, ये आपके पास हो गया थर्ड लॉ। अब आता है हमारे पास फोर्थ लॉ। फोर्थ लॉ हमसे क्या कहता है, फोर्थ लॉ हमसे कहता है, फोर्थ लॉ ऑफ, ये थोड़ा सा टिपिकल है क्योंकि इसका नेम क्या है, डेफिनेशन क्या है, एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, तो हम बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको समझेंगे। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, ये इसके पहले वाला जो लॉ था वो 2 एलिमेंट पर अप्लाई होता था, जबकि ये वाला जो लॉ है वो 3 एलिमेंट पर अप्लाई होता है। 3 एलिमेंट पर क्या होता है, अप्लाई होता है। क्या कहता है, व्हेन 2 एलिमेंट कंबाइंड सेपरेटली, 2 एलिमेंट, ये 2 एलिमेंट सेपरेटली मतलब अलग से क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, किससे, C से, ये भी अलग से रिएक्ट कर रहा है C से। ठीक है, व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन विथ थर्ड एलिमेंट सेपरेटली, ठीक है, देन द रेशो ऑफ देयर मासेस, तो फिर उनके मासेस का रेशो, मतलब इसका और इसके मास का रेशो निकालेंगे, इसके और इसके मास का हम रेशो निकालेंगे, विच दे डू सो इधर सेम, या तो वो सेम होगा या फिर क्या होगा, सिंपल होल नंबर में होगा। ठीक है, तो इसका हम क्या लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए यहाँ पर अपन को एग्जाम्पल लिया अपन ने, ऑक्सीजन, कार्बन और सल्फर, मतलब ये 2 एलिमेंट अलग अलग तीसरे से अलग अलग तरीके से क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे, CO2, S और O मिलकर क्या बनाएंगे, SO2, और ये C और S अगर ये आपस में रिएक्ट करें तो इनका जो रेशो होगा वो सिंपल होल नंबर होगा। ये क्या बनाएंगे, CH2। अब देखिए यहाँ पर
अगर अपन रेशो निकालें यहाँ पर कार्बन एंड ऑक्सीजन का, CO2 इन CO2 कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन का एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट कितना हुआ, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो इसका तो कितना हो गया 12 और इसका कितना हो गया 32। ठीक है, तो कितना आ गया हमारे पास 3:8। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ले लिया हमने, किसका लिया हमने, CS2 में लिया। CS2 में आप ले लीजिए, कार्बन कितना है 12 और S का कितना होता है 16 होता है, तो एक S का एटॉमिक वेट 32, तो 2 का 64, तो ये देखिए 3:16। ये दोनों तो क्या आ गया, फिक्स आ गया। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन हुआ वो कौन सा हुआ, O और S, O और S, ये निकाल लिया, ये निकाल लिया। अब अपन इसका निकाल रहे हैं O और S का, तो देखिए निकालने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर जो आएगा वही आएगा, 8 और 16, तो 1:2 सिंपल मल्टीपल में आया। आप इसको ऐसे भी, रेसिप्रोकल का मतलब क्या हुआ, 3:8 = 3:16, तो इनके बीच में जो रिलेशन आया 3 से 3 कट गया, तो 8:16 1:2। ठीक है, रेसिप्रोकल में यहाँ पर 3:8 = 3:16, तो 8:16 1:2। तो ये आपके पास ये वाला फॉर्मूला है। नेक्स्ट हमारे पास लो आता है जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।